जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं हमारे प्यारे पटवारी साथियों के लिए कुछ नई टिप्स और नई चीज़ें लेकर। इस बार के वीडियो में हम आपको कोशिश करेंगे वस्तु स्थिति से और जो मौका है उससे सीधे सीधे वाकिफ़ कराने की। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको वो बताएं जो शायद कोई क्लासरूम में नहीं बताएगा, या शायद कोई सीनियर्स या कोई जो आपके पुराने पटवारी साथी हैं, बड़े भाई बहन आपके थोड़ा संकोच करेंगे, झिझकेंगे, लेकिन हम बेबाक बताएंगे क्योंकि हम चाहते हैं जब आप फील्ड पर आएँ, जब आप काम करने जाएँ तो आप बेबाक होकर काम करें, है ना, जिसके लिए आप यहाँ पर चुनकर आए हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, दो चीज़ें, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। एक है जो आपको करना है आकर, कब, 3 महीने बाद, कैसे करना है, क्या करना है ना। दूसरी चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ वो है फील्ड ट्रेनिंग, जो आपकी 3 महीने की फील्ड ट्रेनिंग होगी। अब फील्ड ट्रेनिंग का मतलब ये है आप मौके पर जाएंगे और आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तो ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आप ये समझ लीजिए आप मौके पर जाएंगे, आप जैसे 7 जून को तहसीलों में चले जाएंगे तो आपको सीधे कार्यभार दे दिया जाएगा। लेकिन अब देखिए, फील्ड ट्रेनिंग जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है ट्रेनिंग के तौर पे, ट्रेनिंग के तौर पे मतलब कि आपको हो सकता है जिस तहसील में आप पदस्थापना हुई हो उसकी जगह आपको दूसरी तहसील दे दी जाए ट्रेनिंग के लिए, और वहाँ पर आपको कोई सीनियर पटवारी के अंडर में छोड़ दिया जाए, और फिर वो सीनियर पटवारी जो जो काम करे आप उसको केवल देखें, मॉनिटर करें, लिखें, है ना। ऐसा हुआ है, पिछली बार भी ऐसा होता है। दूसरी ट्रेनिंग होती है सीधे सीधे आपको जो तहसील मिली है, जो आपको हल्का मिला है, जहाँ से आपकी सैलरी आ रही है या आएगी, वो हल्के पे आपको सीधे पदस्थ कर दिया जाए और काम आपको करने को बोल दिया जाए फ्री हैंड, लेकिन उस काम की मॉनिटरिंग हो, आपके फाइनल साइन ना हो उसमें, आपके क्या हो, केवल सपोर्टिंग साइन हो। सपोर्टिंग साइन का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई रिपोर्ट आपने लिखी, ठीक है, ये 1 पेज की रिपोर्ट आपने लिखी, प्रतिवेदन, ठीक है, प्रतिवेदन आपने लिखा, आपने मौके पर जांच करके लिखा, तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या, प्रशिक्षु पटवारी, ठीक है, और यहाँ पर कर दोगे साइन। फिर यहाँ पर फाइनल साइन होंगे प्रतिवेदक पटवारी या पटवारी, केवल जो नाम नॉर्मली वहाँ जो पटवारी होंगे उनके साइन होंगे, या वो इसमें कोई सुधार करना चाहेंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये होगी आपकी फील्ड ट्रेनिंग। अब फील्ड ट्रेनिंग में आप देख सकते हैं जैसे आपके पास सबके पास सिलेबस होगा, इस सिलेबस में सबसे पहला केस है नामांतरण। तो आपको 5 नामांतरण के प्रकरणों पर काम करना होगा। अब वो 5 नामांतरण के प्रकरण कौन से होंगे वो तहसीलदार निर्धारित करेंगे, या जिसके अंडर में आपको भेजा जाएगा वो निर्धारित करेंगे। करना क्या है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, नॉर्मल नामांतरण करने हैं, नॉर्मल नामांतरण की रिपोर्ट्स चेक करनी है आपको, है ना। वो कैसे करनी है वो जब मैं ये बताऊँगा आपको क्या करना है, इसको आप जब समझेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रियलिटी है जो आपको रियल काम करना है, और ये वो है जो आपको ट्रेनिंग टाइप का रहेगा, ठीक है। फिर बंटवारा, सेम चीज़ है, जैसे नामांतरण के केस है वैसे बंटवारा के भूमि को बांटना, लेकिन नक्शा बंटवारा भी उसी में शामिल है ना। तीसरा प्राकृतिक आपदा, यदि आरबीसी 6-4 के या क्षति के, संबल के, किसी प्रकार के कोई क्षति के केस आएंगे, उनके 2 प्रकरणों को देखना है। फिर सीमांकन, है ना, सीमांकन तो हम डिटेल में बता ही रहे हैं, एक पार्ट हो गया है, दूसरा पार्ट भी कल आ जाएगा, और उसके बाद फिर लगातार हम ETSM और कोर्स टावर के वीडियोज़ आपको दे देंगे। फिर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, जो उस दिन हमने आपको बताया था बेजा कब्जा, धारा 248 और 250। फिर फसल कटाई प्रयोग हमने अभी आपको फसल वाले जो हमारा वीडियो है उसमें हमने एक एस्टिमेट दिया हुआ है। अब वो कैसे करना है वो जब आपका मौका आएगा फील्ड ट्रेनिंग का, तो हम आपको एक बार और डिटेल में बता देंगे करना, लेकिन तरीका सिंपल सा वही है, मैंने जो शॉर्ट में आपको बताया है उसको थोड़ा और डिटेल में बड़ा करके बता देंगे, है ना। फिर BPL में आपको 2 चीज़ें चेक करनी है। पहली तो जो वर्तमान समय में फॉर्म उपलब्ध है उस पर आपको केवल ज़मीन की जानकारी चेक करनी है, बाकी सचिवों के पे या ग्राम पंचायत पे छोड़ देना है, और यदि आप पर ही पूरी टीप देने को छोड़ दिया जाता है तो आपको केवल उस फॉर्म के दायरे में चेक करना है ना। कोई भी आपको भावनात्मक रूप से कार्य नहीं करना है, यहाँ पर आपको बहुत प्रैक्टिकल काम करना है, क्योंकि जब आप क्राउड में जाएंगे, जब आप पब्लिक डीलिंग में जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। फिर जाति प्रमाण पत्र में OBC है, SC है, ST है, ईयर्स डिसाइड है, कौन सा किस वर्ष से है वो आप ज़रूर चेक कर लें, है ना। और हर ज़िले के लिए, हर तहसील के लिए अलग अलग नोटिफिकेशंस है। कोई जाति किसी तहसील में, किसी ज़िले में अलग कैटेगरी में आएगी, और वही किसी और ज़िले में हो सकता है अलग कैटेगरी में, तो इसका बहुत ध्यान रखें। इसकी जो नियम है वो भी अलग से उपलब्ध है। फिर शोध क्षमता प्रमाण पत्र 10 प्रकरण है,
इसमें मतलब किसी भी व्यक्ति के भार है किसी पे और किसी प्रकार का बंधक तो नहीं है, वो केस हो गए। फिर नक्शा तरमीम के 10 प्रकरण हैं। नक्शा तरमीम मतलब कि नक्शा को बांटना। उस दिन हमने आपको सिखाया था नक्शा तरमीम और नक्शा दुरुस्ती। हालांकि हम जल्दी ही आपको नक्शा का एक और वीडियो दिखाएंगे प्रॉपर, लेकिन ये हम ब्लैक बोर्ड मतलब सॉरी वाइट बोर्ड पे या ऐसे फेस टू फेस नहीं, हम सीधे कॉपी पे और ट्रेस के साथ करके दिखाएंगे कि नक्शा कैसे काटना है। फिर आते हैं हम नक्शा तरमीम के बाद भू राजस्व का पुनर्निर्धारण। अब कुछ केसेस हैं जिनमें भू राजस्व जो है पहले से चला आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए सितंबर 2018 में भू राजस्व नया निर्धारण हुआ था। हालांकि शायद भू राजस्व अभी आप फेमिलियर नहीं है, हम एक वीडियो में सिर्फ भू राजस्व की बात करेंगे। भू राजस्व क्या होता है, कितना होता है, कैसे निर्धारण हुआ है, पुनर्निर्धारण होकर क्या हो गया है ना। तो उसके केसेस आपको फसल गिरदावरी हमने फसल वाले वीडियो में बताया आपको फसल को कैसे चढ़ाना है मोबाइल पे, है ना, सारा ऐप में। जब सारा का वीडियो आएगा सारा ऐप का, तो उसमें भी आप एक बार रैंडम देख लीजिएगा। फिर भूलेख पोर्टल पर डेटा सुधार। भूलेख पोर्टल पर डेटा सुधार यानी कि जो हम आपको बताने वाले भूलेख, एमपी भूलेख पे जब काम करते हैं तो नामांतरण, बंटवारा या अभिलेख दुरुस्ती या खसरा संशोधन या भूमि परिमार्जन, ये जो भी कार्य होंगे वो भूलेख पोर्टल पर होंगे। पीएम किसान और सीएम किसान एक्सएमएल जनरेट करने तक का पूरा सत्यापन, है ना। एक्सएमएल कैसे, कल हमने आपको बताया था, सारा वेबसाइट में पीएम किसान 2.0 में फॉर्म भरेंगे। तीसरे नंबर पे फॉर्म भरेगा, चौथे नंबर पे फैमिली क्रिएट होगी, पाँचवें नंबर पे फैमिली क्रिएशन करके वेरीफाई हो जाएगा, फिर 9वें नंबर पे फैमिली क्रिएट करके 11वें नंबर पे एक्सएमएल जनरेट हो जाएगी। वो भी अपन देख लेंगे। स्वामित्व, ग्राउंड ट्रूथिंग और आरओआर। स्वामित्व योजना हमने आपको बताई थी कि जो भी व्यक्ति 2018 के पूर्व निर्माण करके किसी भी आबादी क्षेत्र के अंदर रह रहा है, किसी भी राजस्व ग्राम में, उसको पंचायत राज और राजस्व विभाग द्वारा मिलकर क्या दिए जा रहे हैं, उस भूखंड के अधिकार पत्र दिए जा रहे हैं, है ना। इसकी ग्राउंड ट्रूथिंग कैसे करना है, आरओआर कैसे करना है। सीएम आवासीय भू अधिकार योजना जो हमने आपको बताया था, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, नगरी और ग्रामीण में CMABY और नगरी में धारणाधिकार। इसमें 60 स्क्वायर मीटर के पट्टे दिए जा रहे हैं भूखंड, किसको, आवासहीन लोगों को, है ना। फिर धारणा अधिकार योजना। फिर डेटा परिमार्जन यानी डेटा क्लिनजिंग, डेटा को सिस्टमेटिक रूप से जमाना। किसी भी व्यक्ति के 4 खाते हैं उसको, ये सब हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, हम एक सिलेबस रीड करके आपको बता रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे फील्ड पे क्या करना है आपको, है ना। खसरा डेटा सुधार हो गया, भू राजस्व जमा करना, डाइवर्जन, सूचना बिना सूचना, बंधक हटाना जोड़ना। फिर जन शिकायत शिविर, अब यहाँ से आपका काम है। जन शिकायत शिविर, जो जन सुनवाइयाँ होती हैं, CM हेल्पलाइन होती है, उनका निराकरण कैसे करना, इसमें आप ये सीखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। इसलिए अपने सीनियर से, जो भी जानकार लोग हैं, उनसे ज़रूर जुड़े रहें। जैसे चेतन भाई साहब हैं अपने छिंदवाड़ा से, संजय भाई साहब हैं अपने नरसिंहपुर से, है ना, और भी बहुत सारे अलग अलग जिलों में अलग अलग सीनियर्स हैं या नॉलेज रखते हैं, उनसे आप ज़रूर जुड़ें अलग अलग ग्रुपों में और अपनी समस्या वहाँ रखें, तो आपको वहाँ से एक निराकरण के लिए आसानी मिल जाएगी। B1 का वाचन, ठीक है, ये भी हम बता देंगे कि कब कैसे किया जाता है। CM पोर्टल हो गया, निर्वाचन कार्य में संलिप्त हो गया है, जल संकट से निपटने के लिए ग्रामवासियों के साथ मिलकर रोड मैप। देखिए आपके ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या समस्या है, जो भी आपको चार्ज दिया जाएगा यहाँ पर, उसमें क्या क्या बेसिक समस्या है, उसका रोड मैप तैयार करना कि इनको कैसे निराकरण किया जा सकता है। आपकी जन भागीदारी, है ना। बैंकिंग और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यों को समझना, बैंकिंग कैसे कार्य करती है हमारे साथ। चलो ये तो हो गई अब बातें, अब हम आते हैं, ये तो हो गया सिलेबस, अब हम आते हैं यथार्थ पे। देखो फील्ड पे जब आप जाओगे, सबसे पहले आपको सीनियर दिए जाएंगे, है ना। कोई सीनियर के अंडर में ही आपको क्या किया जाएगा, पदस्थ कर दिया जाएगा। आपको सीनियर द्वारा केसों को समझना है, आपको केसों को पूछना है और अवलोकन करना है। फील्ड पर जाने के बाद देखो आपको रिकॉर्ड देखते आना चाहिए, आपको खसरा पढ़ते आना चाहिए, खसरा देखते आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पढ़ते और देखते आना चाहिए। फिर जब पढ़ते और देखते आ जाएगा तो क्या आना चाहिए, समझते आना चाहिए, कौन सी टर्मिनोलॉजी क्या कह रही है, क्योंकि जब आप रिपोर्ट्स बनाएंगे इसके आधार पे बनाएंगे। आपको नक्शा मिलाते हुए आना चाहिए, मिलान करते आना चाहिए कि नक्शा रिकॉर्ड में कितना हेक्टेयर है और एरिया मेजरमेंट के बाद कितना हेक्टेयर है। इन 2 चीज़ों पे ही आपकी 90% रिपोर्ट आधारित होती है। फिर इन्हीं दोनों चीज़ों को मौके पर मिलान कर लेना है। क्या कर लेना, मौके पर मिलान कर लेना, ठीक है। जैसे ये मिलान कर लेंगे आप, आपका फील्ड का काम पूरा। अब आपको जो भी केसेस मिलेंगे उन केसेस की केवल क्या करना, सबसे पहले आपको केसेस की क्या करनी, सबसे पहले आपको स्टडी करनी है ना। सिंपल है, स्टडी करो, उसके नोट्स बनाओ, छोटे छोटे माइंड में बना लो, कोई ऐसा जल्दी नहीं कि आप हर प्रकरण के नोट्स बनाओ। अभी आपको ज़्यादा प्रकरण नहीं मिलेंगे, आपको लिमिटेड प्रकरण मिलेंगे, आपको सिर्फ केस समझना है, ताकि आप जब फील्ड पर जाएँ, जब आप रियल में फील्ड पे जाएँ, रियल में पदस्थ हो, तो आपको क्या करना पड़े, ठीक है।
स्टडी करना है, नोट्स बनाना है, नोट्स बनाने के बाद अपना प्रतिवेदन रफ फॉर्मेट में प्रस्तुत करना है या तैयार करना है। किसकी मदद से? अपने सीनियर्स की मदद से, और जो क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं उन नियमों की मदद से, ठीक है, उन नियमों की मदद से। साथ ही आपको तैयार कर लेना है जो भी आपकी चीज़ें छूट रही हैं, जो भी आपकी चीज़ें कमज़ोर हैं, ताकि जब आप ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद यदि टेस्ट हो तो आप आसानी से पास कर सकें। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक काम। कोई इसमें लोड नहीं है। पब्लिक डीलिंग आपको आनी चाहिए, आपको शांत रहना सीखना होगा। तो उसके लिए हम बात करते हैं सीधे, जब आप मौके पर जब पदस्थ होंगे तब आपको क्या करना है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको हम कहते हैं फील्ड पोस्टिंग या रियल पोस्टिंग। अब देखो, आप हैं पटवारी, तो आपको क्या मिलेगा? एक हल्का। और मैं आपसे सच बोलूँगा, बिल्कुल झूठ वाली बात नहीं है, कोई ऐसे घुमा फिरा के वाली बात नहीं है। आपको वो हल्का नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए या जो आपके लिए अच्छा है। आपको वो हल्का मिलेगा जो आपके पटवारी जो पहले से पदस्थ हैं वो छोड़ेंगे। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। आपको वो हल्का मिलेगा जो आपके सीनियर्स पटवारी छोड़ेंगे या जो उनके पास एक्स्ट्रा में होगा, है ना। तो ये बिल्कुल ना माने कि यहाँ पर 100% काम हो चुका होगा। जो कन्वीनियंस के हिसाब से, यूजुअली हम भी पटवारी हैं, हमसे भी यदि पूछा जाएगा हमारे पास 2 हल्के हैं तो हम कौन सा छोड़ना चाहेंगे, तो हम वही छोड़ेंगे जो हमारे लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो। तो आपको जो हल्का मिलेगा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से इनकन्वीनियंट होगा, है ना। तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? एक हल्का। क्या मिलेगा? एक हल्का। जैसे ही आपको हल्का मिलेगा, हल्का के साथ आपको मिलेगी वहाँ की चार्ज लिस्ट या प्रभार सूची। प्रभार सूची का अवलोकन बहुत अच्छे से करें। प्रभार सूची में पहले पूरा बस्ता होता था। क्या होता था? आपने बस्ता खूब सुना होगा। पटवारी के पास बस्ता होता, पटवारी के पास बस्ता होता। तो उस बस्ते में पहले बहुत सारी पंजियाँ होती थी, खसरे होते थे, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे, है ना। B1 मिसल होती थी, उसके बाद B1 होती थी, कई सालों की नामांतरण पंजियाँ वगैरह वगैरह होते थे। अब आपको प्रभार सूची में क्या मिलेगा? कोई खसरा मिलेगा यदि प्रिंट होगा तो, B1 मिलेगी यदि प्रिंट होगी तो। फिर क्या मिलेगा? मिसल ज़रूर मिलेगी। हार्ड कॉपी में 1 जिल्द, 2 जिल्द, 3 जिल्द। जिल्द मतलब कि बाइंडिंग, 1 बाइंडिंग, 2 बाइंडिंग, 3 बाइंडिंग। मिसल मिलेगी। मिसल का नक्शा मिलेगा। इसको आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हो, ये मिलेगा आपको। और आपको यदि नहीं मिला तो इसको बहुत अच्छे से देखना। प्रभार सूची में जो लिखा है वो आपको लेना ही लेना है, मिलाकर, देखकर, है ना। मिसल सूची के मिसल नक्शा के बाद क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा चालू नक्शा शीट। चालू नक्शा शीट के बाद आपको मिलेगी डायवर्जन पंजी, और फिर आपको मिलेगा एनक्रोचमेंट रजिस्टर या बेजा कब्जा पंजी। ठीक है, एनक्रोचमेंट पंजी या बेजा कब्जा पंजी और डायवर्जन पंजी, ये आपको क्या मिलेंगी? हार्ड कॉपी में मिलेगी। ठीक है, अब इसके अलावा आपको सब कुछ PDF में मिलेगा, जो कि यदि नहीं भी मिलता है तो आपकी WebGIS की लॉगिन पर उपलब्ध है। WebGIS लॉगिन पर उपलब्ध है, जिसको हम क्या कहते हैं? हम जिसको कहते हैं ई-बस्ता। ठीक है, तो ये आपका बेसिक काम है। जब आपको कोई भी चार्ज मिलेगा, कोई भी गांव का चार्ज, आपको जो प्रभार सूची मिल रही है उसको पहले तो जो कॉपी पन्ना मिला है जिसमें आपको चार्ज दिया जा रहा है उसको अच्छे से देख लो। फिर जो चार्ज आपको बस्ता में दिया जा रहा है या हाथ में दिया जा रहा है उसको मिला लो। यदि कोई चीज़ चार्ज सूची में है, यहाँ नहीं है, या यहाँ है चार्ज सूची में नहीं, तो उसको लिखवा लीजिए प्रॉपर, है ना। फिर जब आपको ये मिल गया तब आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले एक डायरी बनानी है। डायरी कैसी? अपने हल्के के लिए डायरी। ठीक है, इस डायरी में सबसे पहले आप जाकर क्या लिखेंगे? सरपंच का नाम और नंबर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे सचिव का नाम और नंबर। फिर इन्हीं से पूछेंगे कि इस गांव के प्रमुख लोग कौन से हैं। प्रमुख लोगों का नाम और नंबर। फिर इन्हीं लोगों से पूछेंगे, इनसे या पुराने पटवारी से भी पूछ सकते हैं आप, क्या हिस्ट्री सीटर या सबसे बदमाश लोगों का नाम और नाम। नंबर ना भी लिखें तो चलेगा उनका, वरना उनके नाम और नंबर। फिर जो सबसे बड़ा आपका मित्र होगा, जो सबसे बड़ा आपका सहायक होगा ग्राम में, हल्का मिलने के बाद, चार्ज मिलने के बाद, तो केवल और केवल आपका कौन होगा? कोटवार, ग्राम कोटवार। अब कोटवार क्या होता है? कोटवार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस गांव में रहने वाले
परिवार वंश, परिवार दर परिवार वहाँ की ग्राम की भूमि का सारा काम करता है। आपके लिए भू राजस्व की वसूली करना, आपके नोटिसों को तामील कराना, आपके सीमांकन के सूचना पत्र देना, बंटवारा के सूचना पत्र देना, इसका काम किसका है? ग्राम कोटवार का। तो ग्राम कोटवार का मुख्य काम है। तो ग्राम कोटवार का नंबर सबसे पहले सेव कर लेना है जाके, फिर इन सबके नंबर डायरी में लिख लेना है। सेव करना चाहो सेव कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कार्यालय। आपको ये देखना है कि पुराने पटवारी जी कार्यालय कहाँ चलाते थे। यदि वो शासकीय भवन था, है ना, तो आपको उसी में अपना कार्यालय चला सकते हो आप। और यदि वो कोई निजी कार्यालय चला रहे थे किराए से लेकर, तो आप उसको इग्नोर करके पंचायत, ग्राम पंचायत भवन में ही अपना कार्यालय चला सकते हैं। कुछ हलकों में, कुछ तहसीलों में, कुछ ज़िलों में पटवारी भवन होते हैं, है ना, सरकारी पटवारी भवन होते हैं। जो सरकारी भवन बने हुए थे खाली, उनको एक्वायर करके या उनको वो करके राजसात करके कुछ भवनों को पंचायत भवन, पटवारी हल्का भवन बना दिया गया, पटवारी भवन बना दिया गया। तो यदि नहीं है तो आपको मैं सुझाव देता हूँ केवल ग्राम पंचायत भवन में, ठीक है। अब शासन द्वारा 2 दिन निर्धारित है, मंगलवार और गुरुवार। इन 2 दिन आपको हल्के पर जाना ही कंपलसरी है, ठीक है। तो इन 2 दिन में आपको कंपलसरी जाना है। तो अब काम कैसे करना है? तो अभी आप समझ गए, 4 सूची ले लिए। 4 सूची लेने के बाद हमने गांव के मुख्य लोगों के नाम लिख लिया। अब हम कोटवार के साथ पहले गांव का क्या करेंगे, एक बार भ्रमण, 1-2 बार हम गांव का भ्रमण करेंगे, देख लेंगे, रास्ता देख लेंगे, आने जाने का देख लेंगे। फिर अब आपको अपना टाइम करना है सेट। आपके टाइम जो होगी वो होगा टाइम हल्के का 11 से 4। 11 से 4 हल्के का टाइम इसलिए रखें क्योंकि जब आप यहाँ से 4 बजे रखेंगे तो कई बार समेटते समेटते 4:30-5 बज जाता है, और फिर अलग अलग मौसम में ये वेरिएशन करता है ना। तो आपको यदि तहसील जाना है, मीटिंग जाना है, तो आप इसको उस हिसाब से ब्रेक भी कर सकते हैं। घर से आप 10 बजे भी निकलेंगे तो जाते जाते कई बार सामान समेटते, सूचना पत्र लेते, नक्शा लेते, तहसील जाकर रिपोर्ट करते, आपको 11 से बज ही जाता है हल्के पे पहुँचते पहुँचते। तो ये 11 से 4 हो गया। अब आपको क्या करना है, जब आपने चार्ज ले लिया, आपने हल्का घूम लिया, हल्का देख लिया, हल्के के मुख्य लोगों के नाम लिख लिए, अब आपको काम कैसे करना है? तो काम करने का बहुत सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ वो थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको, थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको, थोड़ा सा लगेगा कॉम्प्लेक्स टाइप का, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ, यदि आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपकी कोई पेंडेंसी नहीं रहेगी, आपकी कोई शिकायतें नहीं लगेंगी, और आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जैसे मंगलवार आपका दिन तय हो गया, तो आप मंगलवार या गुरुवार में से एक दिन जो तय कर रहे हैं किसी भी एक ग्राम के लिए, यदि आपके हल्के में 2 या 2 से अधिक ग्राम है तो आपको उनके हिसाब से दिन तय करने पड़ेंगे। यानी कि एक मंगलवार को 1 ग्राम, एक गुरुवार को दूसरा ग्राम, फिर अगले मंगलवार को दूसरा ग्राम, और फिर गुरुवार को मतलब दूसरा ग्राम, तीसरा ग्राम, और ये चौथा ग्राम। 4 ग्राम है तो, और 2 ग्राम है तो 1-1 बांट दिया हर हफ्ते के। अब ग्राम में जाने से पहले आपको क्या करना है, तहसील में पता करना है कि तहसील में कोर्ट डे क्या है। अब कोर्ट डे क्या होता है? कोर्ट डे होता है आपके हल्के के प्रकरणों की सुनवाई का दिन। अब ऐसा तो नहीं है कि डेली आपके हल्के के प्रकरणों की सुनवाई होगी, इसलिए कोर्ट में क्या होता है, डे फिक्स कर दिए जाते हैं। जैसे कि सोमवार को हम मान लेते हैं, अभी हम कोई 2 गांव ले लेते हैं। एक हल्का है, कोई हल्का है अजब गजब, है ना, हल्का है अजब गजब। इसमें 2 गांव हैं, कौन कौन से? अजब गांव और गजब गांव, है ना, अजब गांव और गजब गांव। अब हमने देखा कोर्ट में इस हल्के का दिन कौन सा है? बुधवार। कौन सा दिन है? बुधवार। तो अब हमारे पास मंगल और गुरुवार है, तो हम क्या करेंगे, मंगल और गुरुवार को दिन बांट देंगे। कैसे बांटेंगे? ऐसे बांटेंगे कि जिस दिन हल्के का दिन है उस दिन आपके दोनों गांव सुने जाएंगे, दोनों गांव के प्रकरण सुने जाएंगे। तो हम मंगलवार को और गुरुवार को, तो मंगलवार को हमको क्या करना है, इसकी रिपोर्ट्स लगानी है, और गुरुवार को हमको क्या करना है, सीमांकन और बंटवारा तय करना है। तो सबसे पहले जिस दिन कोर्ट डे होगा, जिस दिन कोर्ट डे होगा उस दिन आप तहसील आएँ, उस दिन आप तहसील जाएँ जिस दिन कोर्ट डे है। कोर्ट में जाकर जो बाबू होते हैं, जो प्रवाचक होते हैं, तहसीलदार के रीडर होते हैं, या जो केस डील करते हैं, उनसे अपने हल्के के सारे केस ले लीजिए, या सारे केसों के ऑर्डर्स, वो
क्या कहते हैं, नोटिस ले लीजिए। नोटिस मतलब कि अजब गांव में 3 नामांतरण, 1 बंटवारा, 2 सीमांकन, 1 नक्शा दुरुस्ती, ठीक है, और 2 अभिलेख दुरुस्ती के केस लगे हुए हैं। और गजब गांव में 2 नामांतरण, 2 बंटवारा, 1 सीमांकन, 2 नक्शा और 3 अभिलेख दुरुस्ती के केस लगे। ठीक है, सिंपल। ये देखिए, आपने देखा नामांतरण के 2, 3, 4 ऐसे करके आपके हल्के में कुल केस कितने हैं? 5 नामांतरण, 3 बंटवारा, 3 सीमांकन, 3 नक्शा और 5 अभिलेख दुरुस्ती। अब ये केस तो आपके पहले हफ्ते के लिए हो गए। तो आपको क्या करना है, जब आप सोमवार को जाएंगे तो आप सबसे पहले ये केस चुनें, नामांतरण, क्योंकि नामांतरण में क्या लगती है? सिंपल रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं। बंटवारा में आपको एक अगले हफ्ते की डेट दे देनी है। किस चीज़ के लिए? सबको बुलाकर सुनने के लिए। मैंने बताया था आपको बंटवारा और सीमांकन में हमको नोटिस देना पड़ता है। इसकी रिपोर्ट हम 1 हफ्ते या 10 दिन 15 दिन बाद लगाते हैं, आराम से जांच करके। ठीक है, नामांतरण में अभिलेख जांचना पड़ता है, मौका जांचना पड़ता है। तो जब आप गए पहली बार हल्के में, आपने इनके मौके जांच लिए। फिर दूसरी बार आपने बंटवारा और सीमांकन का नोटिस दे दिया अगले हफ्ते का। नक्शे के लिए भी आपने अगले हफ्ते का नोटिस दे दिया, किसी भी मंगलवार या गुरुवार का। अभिलेख दुरुस्ती के लिए भी सेम, नामांतरण जैसे आप मौके पर जाकर और अभिलेख के हिसाब से रिपोर्ट लगा देंगे। तो पहले हफ्ते आपकी रिपोर्ट कितनी लग गई? 10। अब पहले ही दिन आप गांव में गए, आपने 10 केस में रिपोर्ट लगा दी। ठीक, अब अगले हफ्ते के लिए आपने 3, 3, 6 और 3, 9। तो जब कोर्ट डे आएगा, कब? अगला कोर्ट डे। ये तो आपने पहले कोर्ट डे में ये पूरे नोटिस ले लिए। नेक्स्ट कोर्ट डे के लिए आपके पास 10 प्रकरण के आपने प्रतिवेदन भी लगा दिए। अब कोर्ट डे के पहले पड़ा आपका मंगलवार। उस मंगलवार में यदि आपने सीमांकन कर लिया, या आपने नक्शा का केस कर लिया, या आपने बंटवारा का 1 केस कर लिया और 1 इसका कर लिया, तो प्लस में जाएगा आपका। ठीक है, वरना गुरुवार को तो आप ये कर ही रहे हैं, तो ये गुरुवार को कर लेंगे। फिर हम जब अगला कोर्ट डे जाएंगे, फिर हम देखेंगे तो अगली बार हमको इतने केसेस नहीं मिलेंगे। अगली बार कितने केस मिलेंगे? इससे कम। लेकिन आप जितने हफ्ते इनको पेंडिंग रखते जाएंगे, नेक्स्ट वीक में ये प्लस में जाते जाएंगे। इसलिए हमको कोशिश करना है, हम जब कोर्ट डे पे जाएं तो सारे केसेस ले लें, और जब हमारा हल्के का दिन है मंगल और गुरुवार, तो हम इनको सॉल्व करते चलें। इस प्रकार से हमको 3 दिन काम करना है बेसिकली, 1 कोर्ट डे और 2 दिन हल्के के। अब बचे हुए जो 4 दिन हैं वो आपके, आप कैसे यूज़ करते हैं, आप इसकी और अच्छे से दूसरों के हलकों पे जाकर काम करते हैं, तहसीलदार के साथ बैठकर काम करते हैं, आरआई सर के साथ बैठकर फसल पर, चिट्ठा पे, जिन्सवार पे काम करते हैं, या नियमों पर और काम कर रहे हैं, नियमों को और शार्प कर रहे हैं, रिपोर्ट लगाने का और अच्छा तरीका देख रहे हैं, है ना। तो आपको कितने दिन काम करना है केवल हल्के पर? मिनिमम, मतलब देखो, ये तो आपके केसेस ज़्यादा लगे हैं, आपको ज़्यादा जाना पड़ सकता है। अदरवाइज़ 3 days आर सफिशिएंट फॉर हार्ड वर्क। पर यदि स्मार्टली करेंगे तब, अदरवाइज़ हार्ड वर्क से ही करेंगे, स्मार्टली नहीं करेंगे तो आपको 6 दिन काम करना पड़ेगा और पेंडेंसी ख़त्म नहीं होगी। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है, ग्राम में जब आपको जाएंगे, डिसेंसी, ड्रेस। क्या होता है, हम मॉडर्न हो गए हैं, हम लोग प्रोग्रेसिव हैं, सोसाइटी उतनी प्रोग्रेसिव अभी नहीं हुई है। हम ये नहीं कह रहे कि आप सोसाइटी के हिसाब से चलें, लेकिन हाँ, कंफर्ट के हिसाब से ज़रूर चलें, क्योंकि आपको कई बार गांव में ज़मीन में बैठना पड़ सकता है। कई बार कई जगह पे आप जाएंगे, कई घरों में जाएंगे, उनके यहाँ कुर्सियाँ नहीं होती हैं। कई बार आपको फील्ड पे काम करना है, गांव में खेत में काम करना है, तो खेत में कोई कुर्सी लेकर नहीं आता। आप थक गए, दिन भर आप सीमांकन कर रहे हैं, दरी बिछाकर आप बैठ गए, आप वहीं पर रकबा बरारी कर रहे हैं। एक दफ्ती अपने साथ ज़रूर रखें, एक काला पेन, एक रेड पेन और एक ब्लू पेन रखें, है ना। उपस्थिति पंचनामा ज़रूर बनाएं, उससे ये होता है कि कितने लोग केस में आए, कितने लोग मौके पर आए, वो पहले से नोटिस हो जाता है ना। इसके साथ लोगों से अच्छे से बात करें, सॉफ्टली बात करें, उनकी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें, एग्रेसिव ना होएं और रिएक्ट ना करें। क्योंकि देखिए, कोई किसान परेशान है यदि हम कहते हैं, तो वो अपनी परेशानी के हिसाब से आपसे बोलेगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। आपकी को केवल उसकी परेशानी को सुनना है, डील करना है या उसको सॉल्यूशन देना है। कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको लोक सेवा केंद्र की तरफ प्रेरित करें, उससे उसका काम टाइमलाइन में होगा। आपको सिर्फ रिपोर्ट लगानी है। रिपोर्ट लगाने के अलावा आप कुछ भी ना करें। यदि आपने रिपोर्ट लगाने के अलावा कुछ भी करने की कोशिश की कि हम इसकी मदद करते हैं, हम सॉल्व करवा देते हैं, तो फिर क्या होगा, यदि आप सॉल्व नहीं करवा पाए तो वो आपको कर्ज करेगा। तो इससे अच्छा ये हम प्रतिवेदक हैं, हम उसका सपोर्ट करें, हम उसकी हेल्प करें, लेकिन कैसे? फ्रंट फुट पे।
है ना। फ्रंट फुट का मतलब है जो हम नियम के दायरे में रहकर जो हम कानूनी रूप से कर सकते हैं वो हम करें। उसके अतिरिक्त यदि हम कुछ भी करेंगे तो हमको ही नुकसान होगा और किसान को भी नुकसान होगा, क्योंकि फिर वो अननेसेसरी पेंडिंग हो जाएगा और ज़्यादा जाएगा। तो अब आप समझ गए आपको क्या करना है। तो आपका रूटीन है सुबह 10 बजे उठना है, आपको 10 बजे अपना टाइमलाइन सेट कर लेनी। एक दैनंदिनी होती है ना, जिसमें हम टू डू लिस्ट बनाते हैं। पटवारियों की वो दैनंदिनी आरआई चेक करते थे पहले, और आरआई जब उसको ओके करते थे तब आपको अटेंडेंस मिलती, तब आपकी अटेंडेंस मिलती थी और उस अटेंडेंस के आधार पे आपको सैलरी मिलती थी। अभी ये बंद है, पर हो सकता है आने वाले समय में आ जाए, या ऑनलाइन ट्रैकिंग होती है जो भी, क्योंकि सार्थक जैसे चल रहा था, हम कहते नहीं आए क्योंकि हम लोग फील्ड के कर्मचारी, हमारा टाइम फिक्स नहीं है। तो आपका ऑरा है, आप कलेक्टर रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप सामान्य प्रशासन के कर्मचारी हैं, आप राजस्व के कर्मचारी हैं, तो आपका ये महत्व बहुत महत्व बढ़ जाता है इस बात से। तो पॉजिटिव रहें, एक ग्रेस कैरी करें, एक एटीट्यूड कैरी करें, और पोलाइट रहें और लिबरल रहें। आराम से बात करें, आराम से बात सुने, किसानों से थोड़ा सा सौहार्द रखें, है ना। आप कास्टिज्म से ऊपर उठ गए हैं, आप रिलीजन से ऊपर उठ गए हैं, क्योंकि अब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। आप रीजन से ऊपर उठ गए, आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, जहाँ भी ये पोस्टिंग है आपकी, उसको पॉजिटिवली ले, बिल्कुल आराम से रूटीन फॉलो करें। केवल 3 डेज़ वर्किंग है आपकी। यदि आप पॉजिटिवली और जैसे मैंने कहा है, जो मैंने आपको पॉलिसी बताई वैसे करते हैं, तो अदरवाइज़ आप 6 दिन भी काम करेंगे, आपका काम ख़त्म नहीं होगा। हमने भी काम किया, हमारे साथियों ने भी काम किया, हमारे सीनियर्स ने भी काम किया। आप किससे पूछ सकते हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 3 दिन काम करो, फिर आप 2 दिन और गाँव जाओ, गाँव में जाकर नई नई चीज़ें करो। आप वहाँ पर जाकर स्कूल्स में जाओ, देखो बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स हैं। आप वहाँ पर जाकर CSR जैसे कर सकते हो कि आपको लग रहा है पौधे नहीं है गाँव में, गाँव के लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रमोट करो, प्लांटेशन के लिए प्रमोट करो, लोगों को ओपन डेफिकेशन फ्री के लिए प्रमोट करो कि ओपन डेफिकेशन नहीं जाना चाहिए, मतलब बाहर शौच नहीं जाना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं, है ना। आप जब फील्ड पर जा रहे हैं तो आप एक पटवारी हैं, ना कि आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, लड़का हैं, लड़की हैं, नहीं है। आप केवल एक पटवारी हैं, और पटवारी कलेक्टर रिप्रेजेंटेटिव है। आइए मतलब एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का रिप्रेजेंटेटिव है वो, तो उसका ऑरा भी वही होता है। अच्छा ड्रेसअप करें, ड्रेसअप कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोट शर्ट पैंट पहन के चले जाएँ, मौसम के हिसाब से जाएँ। गमछा ज़रूर पहने, क्योंकि जब आप फील्ड की जॉब करते हैं तो गमछा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। और बाकी लोग तो दुपट्टा बांधती हैं लड़कियाँ, फिर भी ये सब चीज़ें आपके लिए हैं। पानी अपना ज़रूर लेकर चलें, क्योंकि टाइम जोन जब चेंज होता है, पानी बार बार चेंज होगा। हर घर का पानी आप पिएंगे यदि मौसम में, तो दिक्कत होगी। तो अभी शुरू में तो दिक्कत होगी, फिर आप जब हैबिचुअल हो जाएंगे तब दिक्कत नहीं जाती। तब तो आप कहीं का भी पानी पीजिए, तब तक आप मट्ठर हो जाते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको समझाया रूटीन सिंपल। पहले फील्ड में क्या करना है आपको, फील्ड में आपको दिया जाएगा कोई सीनियर पटवारी, किसी के अंडर में आपको दिया जाएगा पोस्टिंग। आपको केवल काम को ऑब्जर्व करना है, अपनी टीप फाइनल नहीं देनी है। आप जब फाइनल टीप देने लायक हो जाएंगे 3 महीने बाद, प्रॉपर रिकॉर्ड चेक करना, प्रॉपर सब कुछ चेक करते हुए फिर अपना टीप देना। उसमें भी आप बिल्कुल सलाह ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। बहुत सारे सीनियर्स हैं, बहुत सारे लीगल हेल्प करने वाले हमारे सीनियर्स हैं, और वो हमको हेल्प करते हैं। हम भी कोशिश करेंगे जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, और कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक, नए लोगों तक फैलाएं, ताकि वो भी एक मेंटल फ्री होकर, स्ट्रेस फ्री होकर जॉब कर सके। क्योंकि पटवारी की जॉब रॉयल जॉब है। रॉयल मतलब कि नो इशू, आप बिल्कुल आपने जो बोल दिया वो बोल दिया, बस अपने नियम, अपने जो आपका अभिलेख है उसके बाहर कोई बात ना करें, है ना। और आप पब्लिक सर्वेंट हैं, लोगों की सेवा करें, आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।